हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप सभी लोग। आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो पूरी नहीं कर पाए क्योंकि मैंने चेंज कर दी स्क्रीन। जस्ट टू स्टार्ट द चैप्टर क्विकली। ओके, सो लास्ट क्लास में, लास्ट लाइव स्ट्रीम में हमने कोरिलेशन का चैप्टर कंप्लीट किया था और उससे लास्ट क्लास में हमने मोड का कंप्लीट किया था। बीच में हमने डिस्पर्शन छोड़ दिया था और वो क्यों छोड़ा था उसका रीज़न मैंने आपको लास्ट प्रीवियस लाइव स्ट्रीम के अंदर बता दिया था, राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ इंडेक्स नंबर। भैया जैसा मैंने आपको कोरिलेशन में बोला था कि वहाँ पे आपका कार्ल पियर्सन से 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वही सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी बोलूँगा। मैथड्स में आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जिसमें आप 3 मैथड्स पढ़ेंगे, लेस्पियर, पास्टे एंड फिशर्स। ये तीनों मैथड्स आपको सोल्व करके दिखाना पड़ेगा और उन्हीं तीनों मैथड के आपके 5 नंबर वो बनते हैं और इसी चैप्टर से वो आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा वो कहाँ पे है, क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडेक्स नंबर बेसिकली, अब देखिए जैसे हमने कहा कि हमें मीन मोड मीडियन जो था यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था, वो हमारे लिए इतना रिलायबल नहीं था। तो हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन निकाला। मेजर ऑफ डिस्पर्शन से रिलायबल हमारा क्या निकल के आया, कोरिलेशन। अब कोरिलेशन को भी छोड़ के हम किस पे आ गए, इंडेक्स नंबर पे आ गए। इस पे आगे इंडेक्स नंबर पे कोरिलेशन इज देयर, उसकी कोई बात नहीं है कि वो रिलायबल है या नहीं है, उसको हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमने इंडेक्स नंबर एक अलग से निकाला। इंडेक्स नंबर करता क्या है बेसिकली, ये कुछ इसको समझो तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि हम इंडेक्स नंबर क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो इंडेक्स नंबर है ना, वो एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है जिसमें हम मेजर कर सकते हैं क्या, जो चेंजेस हो रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप के अंदर ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। जैसे हमने कोरिलेशन के अंदर पढ़ा, किसके अंदर पढ़ा, कोरिलेशन के अंदर पढ़ा कि यहाँ पर रिलेशन होता है बिटवीन 2 वेरिएबल्स। सेम वेज यहाँ पर भी वेरिएबल्स की हम बात करते हैं, लेकिन वो क्या, ये इंडेक्स नंबर क्या दिया है कि यहाँ पर कितना चेंज आया मैग्नीट्यूड के अंदर उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। या यू कैन से इंडेक्स नंबर हमारी मदद करता है क्या करने में, फाइंड परसेंटेज चेंज को फाइंड करने में हेल्प करता है ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ओवर द टाइम विद रेफरेंस टू बेस ईयर। कि बेस ईयर लेट अस सपोज 2020 था और मैंने अब करंट ईयर चल रहा है 2024 शुरू हो गया, राइट। तो मेरा बेस ईयर तो भैया ये हो गया और करंट ईयर मेरा ये क्या हो गया, 24 हो गया। तो मतलब इन दोनों के टाइम पीरियड में उन दो वेरिएबल्स या किसी भी वेरिएबल्स के बीच में जो भी डिफरेंस परसेंटेज चेंज आया उसको हमने क्या कहा, इंडेक्स नंबर कहा। ये क्या करता है भैया, ये मेजर करता है, किस चीज़ को मेजर करता है भैया, ये मेजर करता है चेंजेस को। किस चीज़ को मेजर करता है, चेंजेस को मेजर करता है। किस चीज़ के चेंजेस को मेजर करता है भैया, भैया ये मेजर करता है चेंजेस को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हमारा 2020 बेस ईयर है, 2024 करंट ईयर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं वो बताता है। जियोग्राफिकल लोकेशन होएगा तो भी वो बताता है और कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हो उनके बारे में भी वो बताता है। तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं इन बिटवीन द कैटेगरीज, जैसे कि पर्सन्स हो गए, स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ये वो भी वैल्यू को मेजर करता है। इट ऑल्सो मेजर्स द चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स लाइक प्राइस ऑफ अ स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ कमोडिटीज, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। हम ये भी पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी। सॉरी, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें प्राइसेस जो राइज हो रहे हैं प्राइसेस, उनकी कंडीशंस को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने। पहला ये आता है कि कौन सा ईयर हमें कंपैरिजन के लिए लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं ना 2 वेरिएबल्स के बीच में, तो हमने कौन सा ईयर लेना है जो हमारा कंपैरिजन में हेल्प करेगा। दैट विल बी योर बेस ईयर, दैट विल बी योर बेस ईयर। What should we do in that situation? इस ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, किस सिचुएशन में जहाँ पर प्राइस जो है कुछ गुड्स के बढ़ रहे हैं और जो अदर गुड्स हैं उनके प्राइसेस कांस्टेंट रह रहे हैं, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो कौन सी सिचुएशन हुई, वो एवरेज करेंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, एवरेज करेंगे। What standard unit should be used?
कौन सी स्टैंडर्ड यूनिट को हमें यूज करना है इंडेक्स नंबर निकालते वक्त, वो है परसेंटेज। क्या है वो? परसेंटेज। अब कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे इंडेक्स नंबर के, उसको स्टडी करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंज। मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंज क्या कहता है कि जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो रिलेटिव या यू कैन से परसेंटेज चेंज को मेजर करता है वेरिएबल्स के बीच में विद रेफरेंस टू सम अदर सिलेक्टेड बेस ईयर। मान लो यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है, इफ इंडेक्स ऑफ प्राइस स्टैंड्स 200 रुपीज इन 2014 कंपेयर टू 100 इन 2004 to 5। मतलब ये जो आपका 2004 to 5 है ये आपका क्या है भैया? बेस ईयर है। ये क्या आपका? बेस ईयर है। ये इट सजेस्ट दैट कंपेयर टू बेस ईयर प्राइस हैव राइजन बाय 100%। अगर हम देखें यहाँ पर कि हमारा भैया प्राइस अब हुआ है 200 रुपये और पहले हमारा 100 रुपये था, पहले हमारा 100 रुपये था, ठीक है, तो अब कितना चेंज आ गया यहाँ पे? 100% का चेंज आया ना। मैंने कहा भैया 100 का कुछ ऐसा हुआ कि वो 200 निकल के आ गया। 100 का यहाँ पे कुछ परसेंटेज हुआ कि वो क्या निकल के आ गया? 200 निकल के आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ परसेंटेज है, सॉरी ये जो x है ये आपका कुछ परसेंटेज है कि 100 का कुछ ऐसा परसेंटेज हुआ कि वो क्या निकल के आया? 200 निकल के आया। तो वो क्या है? 100% का यहाँ पर क्या आया? चेंज आया। क्या आया? चेंज आया। ठीक है, ये बताता है कोड इंडेक्स नंबर। ठीक है, सेकेंड आता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन क्या कहता है? ये कहता है कि जो इंडेक्स नंबर है ये हमें एक प्रिसाइज मेजरमेंट देता है। फॉर एग्जाम्पल इट विल टेल अस अबाउट कि जो हमारा ईयर है 2013, ठीक है, यहाँ पे 2013 है और जो 2014 है, 2 ईयर्स दे दिए, यानी कि बेस ईयर मेरा कौन सा हो गया इसमें? 2013 इज माई बेस ईयर। Prices have been risen by 7%. Prices have been risen by 7%. इंडेक्स नंबर क्वालिटेटिव स्टेटमेंट्स नहीं देता कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं या फॉल हो रहे हैं, ये सिर्फ एक क्वांटिटेटिव मेजर बता देता है कि भैया इतने % से ये क्या हुआ है? चेंज हुआ है हमारा क्या? ये प्राइस किसका? किसी भी गुड का या किसी भी कमोडिटी का। बात समझ में आई? तो ये क्या दे रहा है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन देता है। फिर बात आती है एवरेजेस की। एवरेजेस में क्या कहता है कि इंडेक्स नंबर जो है वो शो करता है कितना चेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ एवरेज। फॉर एग्जांपल क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमने 2013 और 14 में बोला कि 7% से प्राइस बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे गुड्स का जो है वो हमारा बढ़ा है। वो कह रहा है वो यूनिफॉर्मली राइज हुए 7%। इसका मतलब ये है कि हम एवरेज के बेस पे बता रहे हैं कि यहाँ पर 7% से प्राइस जो है वो वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ा है। अब ये मतलब नहीं है कि इसका कि हम ये कह रहे हैं कि एक कांस्टेंट रेट से बढ़ा हो, यूनिफॉर्मली बढ़ा हो। हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि हमने एक एवरेज निकाल लिया कि कुछ गुड्स का जो है वो 7% से कम भी हो सकता है, 7% से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मेनली 7% रह रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि सभी का इसी तरह से 7% से बढ़ा है। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हो रहा है? आगे चलूँगा तभी। आगे आती है डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। अब भैया हमें इंडेक्स नंबर निकालना है तो उसमें हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती है? पहला आता है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पर बहुत सारे इंडेक्स नंबर जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। अब किसी भी इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि वो क्या उस ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर पा रहा है प्रॉपरली या नहीं कर पा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें ये देखना है कि वैल्यू ऑफ मनी के अंदर क्या चेंज अगर हम करते हैं वैल्यू ऑफ मनी के अंदर तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कंज्यूमर के ऊपर। तो अब कंज्यूमर के ऊपर अगर हमें देखना है तो हमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालना पड़ेगा, सीपीआई निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा। देन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। अब बेस ईयर सबसे इंपॉर्टेंट अदर प्रॉब्लम है, हमें बेस ईयर देखना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर कंपैरिजन करना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बेस ईयर किसके अकॉर्डिंग, किस बेसिस पे हम जो है उस कंपैरिजन को उस गुड के प्रोडक्ट की या जो भी हमारा गुड है उसकी हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वो चीज़ भी वहाँ पर देखनी पड़ेगी। देन आता है हमारे पास सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर में क्या कहता है कि बेस ईयर जो है वो रेफरेंस इज द रेफरेंस, इट इज़ द ईयर विच प्राइस इन विद विच प्राइसेस ऑफ द करंट ईयर आर कंपेयर्ड।
वही बात बोल रहा है कि जिसके कारण हम करंट ईयर के प्राइसेस जो है उनको हम मेजर कर सकते हैं। एज वेल एज पॉसिबल बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर ही होता है वो, कुछ ऐसा हाईटेक बोल नहीं होता कि हमें निकालना पड़ेगा इसको अलग से, ठीक है ना। देन आता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज का भी सिलेक्शन करना पड़ेगा। अगर हमें इंडेक्स नंबर निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो हम गुड और सर्विस देख रहे हैं क्या उसको हम इंडेक्स नंबर के अंदर ले सकते हैं या नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल सारी कॉमोडिटीज को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। इट इज़ नाइदर पॉसिबल नॉट डिजायरेबल टू इंक्लूड ऑल द गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री। अब जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कॉमोडिटीज सिलेक्टेड शुड बी सच एज आर वाइडली कंज्यूम्ड, जैसे कि राइस, मिल्क, घी, क्लॉथ। लार्जर द नंबर ऑफ गुड्स और सर्विस होंगे मोर रिप्रेजेंटेटिव रहेगा इंडेक्स नंबर के लिए, ठीक है। तो हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते, ये बात ये कहना चाहता है। फिर कहते हैं सिलेक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हमें रिटेल प्राइस लेना है या होलसेल प्राइस लेना है। क्या कहा मैंने, रिटेल प्राइस लेना है या होलसेल प्राइस लेना है, या फिर कंट्रोल्ड प्राइस लेना है या ओपन मार्केट प्राइस लेना है। अब ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, कि आपको क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, या तो रिटेल प्राइस लेंगे, या तो होलसेल प्राइस लेंगे, या तो कंट्रोल्ड प्राइस लेंगे, या तो मार्केट प्राइस लेंगे। 4 तरह के प्राइसेस हमारे पास निकल के आते हैं, उनमें से कोई हम एक चूज करेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रॉब्लम क्या, कि हमें यहाँ पर एवरेज प्राइस निकालना पड़ता है। अब जब हमने बेस ईयर, जब हम इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करें तो हमें बेस ईयर की वैल्यू को एज्यूम करना पड़ता है, दैट विल बी 100 इन एवरी एंड ईच केस, ये आपको याद रखना है। और अदर वैल्यूज जो है वो डिफरेंट ईयर्स की वो रिलेटेड होते हैं किससे, 100 से। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर जो क्लोथ प्राइस है वो 5 रुपये पर मीटर है इन द बेस, और फाउंड किया गया 10% मीटर से, क्या किया गया, फाउंड 10% मीटर से इन द करंट ईयर। क्या कह रहा है, क्लोथ प्राइस 5% पर मीटर, 5 पर मीटर था, 5 रुपये पर मीटर था, और ये क्या है 10 रुपये पर मीटर है, ठीक है। यहाँ पे मैं रुपीज़ लगा देता हूँ ताकि मेरे को भी बोलने में आसानी रहे। अब कहते हैं कि जो इंडेक्स है प्राइस ऑफ क्लोथ का वो क्या रहेगा, करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइस इनटू में 100। कट किया, ये आया मेरा 200, यानी 200 रुपये मेरा क्या है, करंट ईयर का क्या है, इंडेक्स है। लाइकवाइज प्राइस रिलेटिव फॉर अदर कमोडिटीज भी काम करता है, और एवरेजेस जो होते हैं इन रिलेटिव्स का डिटरमाइन किया जाता है और कंपेयर किया जाता है विद द बेस ईयर वैल्यू ऑफ 100, ठीक है। देन आता है सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ वेटिंग। अब हमारे पास 3 तरह के मेथड आते हैं, फिशर्स, पास्चर्स, लास्पियर। ये उल्टा लिखा गया है, आना चाहिए लास्पियर, पास्चर और फिशर, पास्चर, लास्पियर और फिशर्स, ऐसे चलता है। तो जब हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन से मेथड को हमने सिलेक्ट करना है। फिर प्रॉब्लम आती है कि हमें एवरेज की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एवरेज। अब जो हम फाइंड कर रहे हैं एवरेज की वैल्यू, क्या वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एवरेज भी तो यूज़ किए जा सकते हैं। अब किस से निकालें हम उसको, ज्योमेट्रिक एवरेज से निकालें, अर्थमेटिक एवरेज से निकालें, कौन से एवरेज से निकालें। अर्थमेटिक एवरेज आप पढ़ के आए हो, दैट इज मीन, मोड, मीडियन, राइट। अब जो चॉइस है एवरेज की वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी रिजल्ट को। अगर आप ज्योमेट्रिक से निकालोगे तो उस एवरेज की वैल्यू कुछ और आएगी। अर्थमेटिक में मीन, अब अर्थमेटिक में भी आपको पता है कि मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू सेम नहीं होती। हमने अभी लास्ट क्लास में मोड में पढ़ा था कि मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, वो डिफर करती है। तो मतलब यहाँ पर अगर मीन की वैल्यू कुछ आएगी, मीडियन की कुछ आएगी, मोड की कुछ आएगी, अर्थमेटिक एवरेज ले रहे हैं हम, उसमें ही तीनों वेरिएबल्स की अलग अलग जो है हमारे मेजर्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो उससे यहाँ पर भी तो इंडेक्स नंबर में इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला भी करने की एक यहाँ पे डिसएडवांटेज निकल के आती है, लिमिटेशन निकल के आती है, प्रॉब्लम निकल के आती है। क्या कि अगर हम लास्पियर ले रहे हैं, पास्चर ले रहे हैं, डॉर्बिश ले रहे हैं, वन हैज टू बी डिसाइडेड व्हिच मेथड टू बी यूज्ड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर। क्लियर है ये बात? आगे चलते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। बेटा देखो, थियोरेटिकल पढ़ोगे तभी जाके आप न्यूमेरिकल पे पहुंच पाओगे। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थियोरेटिकल भी आएगा। थियोरेटिकल मान लिया आपका कम आएगा, लेकिन आपका न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा। मैं पहले बताता हूँ, थियोरेटिकल स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका थियोरी पोर्शन बहुत ही कम आता है, और वो थियोरी पोर्शन अभी मैंने आपको कराया भी नहीं है।
जितने चैप्टर्स मैं अभी आपको करा रहा हूँ, मैंने आपको मीन, मोड, मीडियन और कोरिलेशन करा दिया है। अब इंडेक्स नंबर हमारा 5वां चैप्टर चल रहा है। इन्हीं 5 चैप्टर में से आपके न्यूमेरिकल मोस्टली कवर होंगे। बाकी ये जो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स, दैट विल बी 1 to 8, वहाँ से आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है प्लस थियोरेटिकल भी आ सकता है। वहाँ से थियोरेटिकल ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू न्यूमेरिकल, और यहाँ पर इन 5 चैप्टर से न्यूमेरिकल ज़्यादा आएगा और हमारा क्या कम आएगा? यस, थियोरेटिकल पोर्शन। तो ये माइंड में सेट करके रखना, यहाँ से थियोरी आएगी लेकिन बहुत ही कम आएगी, और अगर थियोरेटिकल अच्छा करना है तो 1 to 8 चैप्टर अच्छे से कर लेना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे थियोरी वाले। मोस्टली न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएंगे आपके, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस में सबसे पहले कहता है मेजरमेंट ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी। अब जब हम इंडेक्स नंबर को मेजर करते हैं, इंडेक्स नंबर जो है वो मेजर करता है वैल्यू ऑफ मनी को डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, और इससे हमें ये पता चलता है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा कि जब वो वैल्यू ऑफ मनी चेंज हुई डिफरेंट सेक्शंस या डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी के अंदर। दूसरा कहता है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आता है, उसकी नॉलेज प्रोवाइड करता है। इंडेक्स नंबर हमारी हेल्प करता है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल को निकालने के लिए, समझने के लिए। अब जैसे हमारी मनी बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे कहते हैं मनी के बढ़ने से अगर इंडेक्स नंबर हमें एक शो करता है डिक्रीज वैल्यू ऑफ मनी, तो इसका मतलब है कि लिविंग स्टैंडर्ड में भी डिक्लाइन। बात समझ में आ रही है? एक तरह से ये फ्यूचर फोरकास्टिंग में हेल्प कर रहा है। कहता है एडजस्टमेंट इन सैलरीज एंड अलाउंसेस। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स जब आप पढ़ोगे, क्योंकि देखो यहाँ पे आपके आएंगे 2 तरह के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब आप पढ़ रहे हो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, मतलब बेसिकली इंडेक्स नंबर, ठीक है ना, ये कह रहा है कि यूजफुल गाइड है टू द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेज, जो कि इसको नेसेसरी एंटरप्राइजेज टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स इन द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द वर्कर्स। चौथा कहता है यूजफुल टू बिजनेस कम्युनिटी। प्राइस इंडेक्स नंबर जो है वो सर्व करता है कि यूजफुल गाइड टू द बिजनेस कम्युनिटी इन प्लानिंग एंड डिसीजंस। प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर आता है। प्लानिंग इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ डूइंग व्हाट, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड वेयर टू डू। बेसिकली ये 3 चीज़ आती है, व्हेन, हाउ एंड वेयर, ठीक है ना, कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये चीज़ें बताता है कौन, प्लानिंग, ठीक है। तो मतलब बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस के अंदर हमें हेल्प करता है क्या, ये इंडेक्स नंबर। 5वां कह रहा है, देखो अब ये सारे याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बोलूँगी तुम सारे याद करो। जैसे हमने ऊपर 8 करे तो 8 के 8 याद करने मत बैठ जाना भाई, 5 कर लेना, इनफ है। 5 से ज़्यादा मत करना, तुम्हारा सर चक्कर आ जाएगा भैया। 5 कर लेना, वो इनफ है। कोई भी इजी लगे, जो 5 लग रहे इजी वो करते जाओ, ठीक है। फिर कहता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। अब इंडेक्स नंबर जो है वो हमें ये बताता है कि क्या लेवल ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन चल रहा है, क्या वो डिक्रीजिंग है या क्या वो इंक्रीजिंग है। अकॉर्डिंगली हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है, डेवलपमेंट पॉलिसीज को हम फॉर्मुलेट करेंगे, यानी फॉर्म करेंगे, यानी परस्यू करेंगे, निकालेंगे, ठीक है ना। गवर्नमेंट निकालेगा, हम थोड़ी निकालेंगे यार, ऑब्वियस ही बात है। फिर है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड। अब इंडेक्स जो है वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का अगर हम निकाल रहे हैं तो हमें उससे पता चलेगा कि हमारे को एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है, इंपोर्ट कम करना है, या एक्सपोर्ट कम करना है, इंपोर्ट ज़्यादा करना है। तो वो किससे पता चलेगा? हमें इंडेक्स नंबर को मेजर करने से पता चलेगा। यूज़ ऑफ पॉलिटिशियन को पता चलता है कि क्या रियल इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर वो घटिया चल रही है, बेकार चल रही है, वर्स चल रही है, तो वो इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसीज लाएंगे। अगर लेकिन वो इम्प्रूव हो रही है तो अच्छी बात है हमारे लिए। हम तो यहाँ पे कहते हैं वो कंस्ट्रक्टिव ऑफर करते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, और सजेशन देते हैं कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी कंट्री के अंदर। यूजफुल टू गवर्नमेंट रहता है कि वो पता कर सकते हैं गवर्नमेंट की क्या मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ को हमें निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए, और कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। वही बात है कि जो हमने उसमें पढ़ा, ऊपर यहाँ पे पढ़े ना, क्या पढ़ा भैया हमने, ये ड्रॉबैक्स या डिफ़िकल्टीज या प्रॉब्लम्स, वही चीज़ लिमिटेशन निकल के आ जाती है कि कंप्लीटली ट्रू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने कहा, अगर हमने एस्टिमेट करा विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर,
अब इंडेक्स नंबर इंडिकेट करेगा अर्थमेटिकल टेंडेंसी, मतलब कि यहाँ पे देखो अगर हम किसी भी उससे निकाल रहे हैं वैल्यू, ठीक है, किसी भी वेरिएबल से निकाल रहे हैं, किसी भी मेजर से निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक या जियोमेट्रिक से, तो अलग अलग वैल्यूज देगा, तो वो कंप्लीटली ट्रू नहीं हो सकता, क्योंकि किसी से कुछ निकल के आएगा, किसी से कुछ और वैल्यू निकल के आएगी। इंटरनेशनल कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, ये इंटरनेशनल कंपैरिजन में हेल्प नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि हर एक कंट्री का अलग अलग डिफरेंट बेस होता है इंडेक्स नंबर को निकालने का। अब ये नहीं है कि अगर हमारा इंडिया एक चीज़ फॉलो कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि यू कैन से, मैं एग्जांपल दे दूँ कि चाइना वही फॉलो कर रहेगा, या फिर रशिया वही फॉलो कर रहेगा, या फिर आपका यू कैन से कनाडा वही फॉलो कर रहेगा। तो अलग अलग होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता है इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक कंपैरिजन ऑफ इंडेक्स नंबर, क्योंकि जो हमारा इंडेक्स नंबर है वो ओल्ड कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर ड्रॉ किया जाता है, और जो कि हम अब वो ड्रॉ किया जा रहा है ओल्ड हमारे कंजम्पशन पैटर्न के ऊपर, तो उसको हम नए वाले से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम लेके आता है। लिमिटेड यूज़ क्या कहता है कि एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज इसका कोई यूज़ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे गलत कंक्लूजन्स निकल के आएंगे। फिर कहता है लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। इसमें क्या कहता है, बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस, बट इन रियल लाइफ रिटेल प्राइसेस मोस्ट रिलेवेंट होते हैं, क्योंकि होलसेल प्राइस तो भैया किसके लिए है? रिटेलर्स के लिए है। और रिटेल प्राइस किसके लिए भैया? ये भैया कंज्यूमर्स के लिए है। तो एट द लास्ट हमें तो कंज्यूमर की वोट को सेटिस्फाई करता है ना। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज एट द प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है ना। बट इट इज डिफिकल्ट टू कलेक्ट रिटेल प्राइस। इंडेक्स नंबर जो है वो बेस होता है होलसेल प्राइस के ऊपर, जिससे मिसलीडिंग हो जाती है, क्योंकि जो रिटेलर्स होते हैं वो बड़े शाणे होते हैं, शाणे दिमाग के होते हैं। अगर होलसेल में उनको वो 10 रुपये का मिल रहा है ना, वो कंज्यूमर को 20 रुपये का बेचेंगे, डबल रेट पे बेचते हैं, सीधा डबल रेट। जो आएगा फंसेगा पकड़ा ले लेगा, ठीक है, नहीं लेगा तो चलो भैया 20 का, नहीं तो भैया 15 का दे दो भैया, 15 से कम अपना भी नहीं आता। सीधा ये जवाब आता है उनका रिटेलर्स का, और कुछ नहीं आता। समझ में आ रही है बात? कोई इशू? भैया देख लो तबीयत खराब है फिर भी आपको पढ़ा ही रहा हूँ, हैं? चलिए आगे चलते हैं। मैथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। दो तरह के मैथड आते हैं, सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल में आता है आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड या सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस मेथड। वेटेड में आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड। ध्यान से सुनो, सिंपल इंडेक्स नंबर है और वेटेड इंडेक्स नंबर है। सिंपल यानी नॉर्मली हमें कैलकुलेशन करनी है, उसमें आगे आपके दो मेथड, एग्रीगेट मेथड और एवरेज प्राइस ऑफ मेथड। ऐसे ही आपका वेटेड में है वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, ठीक है। अब वेटेड एग्रीगेट मेथड में आपके 3 मेथड आते हैं, लेस्पियर, पास्चर और फिशर्स, और यहीं से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं बनने वाला 5 नंबर में इसमें न्यूमेरिकल के पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं बेस ईयर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, क्योंकि हमें उसमें जाने से पहले हमें समझना पड़ेगा कुछ कंसेप्ट को। तो हमने कहा बेस ईयर जो है वो ईयर ऑफ कंपैरिजन के लिए कंसिडर किया जाता है, उसको हम ईयर ऑफ कंपैरिजन मानते हैं, जिसको हम रेफरेंस ईयर भी बोलते हैं। अब जो बेस ईयर है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? हमने कहा भैया ये एक नॉर्मल ईयर होता है जो वाइड फ्लक्चुएशंस नहीं दिखाता इन द पैरामीटर्स रिलेटेड टू द इंडेक्स नंबर। ये वो ईयर होना चाहिए जो कि हमें रिलायबल स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल हो उसके बारे में बता सके, ताकि कंपैरिजन जो है वो मीनिंगफुल निकल सके। अब ये वो ईयर नहीं होना चाहिए जो हम जो ऑब्जेक्टिव है हमारा उससे अलग ही निकले। कोई सेंस ही नहीं बनाएगा अगर हमें चाहिए भैया 2010 और हम ले रहे हैं 2006, तो इसका कोई तुक बना? कोई तुक नहीं बना, तो वो 2006 बेकार जाएगा हमारे लिए। ना ये बड़ा होना चाहिए ना ये बहुत छोटा होना चाहिए। मैंने कहा मेरे को 2012 से करना है तो मैं 2010 क्यों ले रहा हूँ? ये तो बहुत नियर है, 2011 क्यों ले रहा हूँ मैं, तो और नियर है। नहीं, मेरे लिए सुटेबल रहेगा मैं 2008 ले लूँ, ना मैं 2006 लूँगा, ना मैं 2010-11 लूँगा, मैं लूँगा 2008 जो कि मेरे लिए सुटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ ध्यान से सुनना, यहाँ पे ना ये चीज़ नोट करनी है आपको। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियरली दिख सके। हमने कहा कि जो हमारा बेस ईयर है भैया उसको हम 0 से डिनोट करते हैं और करंट ईयर को 1 से। मतलब अगर मैं P0 लिख रहा हूँ तो यानी ये प्राइस ऑफ बेस ईयर है, और P1 लिख रहा हूँ तो ये प्राइस ऑफ करंट ईयर है।
ऐसी अगर मैं Q0 लिख रहा हूँ तो ये क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर है, और Q1 लिख रहा हूँ तो वो क्या है, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्लियर है बात? तो ये आपको याद रखना है कि करंट ईयर और बेस ईयर को हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब हमारा सबसे पहला मेथड सिंपल इंडेक्स नंबर के मेथड्स में सबसे पहला आता है हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। हमें अगर इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, इस मेथड में हम क्या करते हैं, सिर्फ एग्रीगेट प्राइसेस को ले लेते हैं ऑफ सिलेक्टेड कम्युनिटीज इन द करंट ईयर, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में। यहाँ पे क्वेश्चन देखो तब सॉल्यूशन का समझ आएगा क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करो इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2016 टू 17 टेकिंग 2011-12 एज द बेस ईयर। मतलब ये हमारा क्या है, बेस ईयर है। मतलब इसका अगर हमें प्राइस या क्वांटिटी दो भी दे रखा है, उसको हमने P0 और Q0 से डिनोट करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड। ठीक है, कॉमन डेटा का हमने घंटा कुछ नहीं डालना है, चार्ट डालना है। सिंपल यहाँ पे प्राइसेस देखो, यहाँ पर ये क्या है, हमारा बेस ईयर है। ठीक है, तो मैं इसको P0 लिख सकता हूँ और इसको मैं P1 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आपका सिंपल एग्रीगेट मेथड का, हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो हमने कहा समीशन ऑफ P1 यानी करंट ईयर डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ बेस ईयर कर दो, इनटू में 100 कर दो, तो आपका P01 आ जाएगा। मतलब प्राइस इंडेक्स आ जाएगा ऑफ दी करंट ईयर अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में देखिए सिंपल कर रखा है, यहाँ पर 20, 30, 60, 30 था। ठीक है, यहाँ पे 25, 40, 80, 40 था। क्लियर है ये बात? हमने क्या करना है, इसका समीशन कर देना बस। जस्ट डू द सिंपल समीशन हियर, नथिंग एल्स। एंड सेम फॉर हियर, जैसे आप मीन निकालते थे ना, वैसे आपको यहाँ पे समीशन कर देना दोनों का। अब जब आपने समीशन कर दिया तो आपको P01 निकालना है, तो समीशन ऑफ P1 185 रखो और 140 नीचे रखो बेस ईयर का, इंटू में 100 करो। कैलकुलेट करोगे, यहाँ से ये कट हो जाएगा, फिर इसको आगे कट कर दो 2 पे, यहाँ पे 7 गया, यहाँ पे 5 गया। अब देख लो 7 से ये कटर है तो ठीक है, वरना फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, 132.14 आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका मैं सॉल्यूशंस तो मैंने एक मिनट को मैं बुक खोल ही लेता हूँ साथ में, ताकि आपको मैं आंसर्स बता सकूँ कि क्या आंसर्स हैं इनके, इन क्वेश्चंस के बेसिकली। ठीक है, अरे यार हमारी स्क्रीन ही खराब हो जाती है, ये क्या हो गया, नीला नीला क्यों आ गया हमारा। जस्ट अ सेकंड गाइस, देयर मे बी अ ग्लिच और समथिंग एल्स। नहीं से तो हम और ब्लर हो रहे हैं, है ना। चलिए स्टैटिस्टिक्स हम खोल लेते हैं एक बार, रुकिएगा। Just a second everybody. लाइट आ गई है, ओके। हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा, हमारी आज स्क्रीन पे ही आ रहा है वो। चलिए, अरे भैया ये क्या खुल गया, स्टैटिस्टिक। जस्ट अ सेकेंड एवरीबॉडी। आपका चैप्टर नंबर है लास्ट, इंडेक्स नंबर। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका आंसर, एक मिनट रुक जाओ, ये लो पूरा क्वेश्चन ऐसे है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, अब प्रॉपरली दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा भैया 122.83, 122.83। मैं वैल्यूज़ चेक कर लेता हूँ। वैल्यूज़ भैया ये क्या ऊपर वाले क्वेश्चन की दे दी क्या हमने डायरेक्ट, यही वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, शिट। ओके चलो एक बार एक काम करो, इसकी ना वैल्यूज़ चेंज कर लो।
वैल्यूज़ चेंज कर लो, पूरा क्वेश्चन ठीक है, बस वैल्यूज़ यहाँ पे इन्होंने हमने चेंज नहीं करी है, यहाँ पर गलत लिख दी टाइपिंग में। तो वैल्यूज़ आएंगे आपकी 18, 15, 120 और यहाँ पे 9, ठीक है। फिर आएगी 20, 15, 150 and 14. Question is the same. The following are the two sets of retail price for typically family shopping basket. The data pertain to retail price during 2001 and 7. और यहाँ पर commodities आपकी commodities सही है, मिल्क, बनाना, बटर, ब्रेड है। कैलकुलेट करो सिंपल इंडेक्स नंबर एज फॉर द 2007 यूजिंग द बेस ईयर 2001, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये आ जाएगा, ये कर लिया। फिर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज देख लेते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 95। ओके, ये ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 सही है। इसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर देखो क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द प्राइस इंडेक्स बाय टेकिंग 2013 एज द बेस ईयर एंड द 2015 एज द बेस ईयर। सबसे पहले आपको इन सब का निकालना है यूजिंग द 2013 एज द बेस ईयर। मतलब अगर मैं इस वाले की बात करूँ पर्टिकुलरली 2013 की, मैं देखो आपको करना क्या, ये क्वेश्चन कैसे सिंपल, यहाँ पे लिखना 2013, यहाँ लिखना 2015 और ऊपर लिख देना बेस ईयर, ऐसे ही यहाँ पे लिख देना बेस ईयर, ठीक है। ये बेस ईयर लिख के यहाँ पर एक लाइन क्रिएट कर देना और यहाँ पर लिखना ईयर्स, ठीक है। ईयर्स लिख के यहाँ पर एक लाइन क्रिएट होगी। सबसे पहले डालो 2013 के अकॉर्डिंग आप निकाल रहे हो, 2013 के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो, तो मतलब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको करंट ईयर प्राइस क्या है 40 है, बेस ईयर कितना है हमारा, उसका भी 40 है, इनटू में 100, तो क्या आ गया 100 आ गया। फिर आपने यहाँ लिखना 2014 लिया, 2014 में क्या है 50 अपॉन में 40 इंटू 100, इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 जाएगा आपका 4, 2 पे क्या, ये गया 5 पे, फिर ये गया 25 पे, ये आ गया 125। इस वे में आपको इसकी वैल्यू निकालनी है और ऐसे ही इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। मतलब अब 2015 आपको बेस लेना है, तो मतलब यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 2015 की वैल्यू कितनी है 60 इंटू में 100। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा तो मैं यूँ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको 0 से 0 गया, 2 3 सा 2 5 सा, ठीक है। अब ये कुछ नहीं करता तो यह आया 200 डिवाइडेड बाई में 3, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 6.66। तो इस वे में आपको आगे भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं इनकी सबकी वैल्यूज़ बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2013 की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली और मैं यहाँ लिख दूँगा 2015 की वैल्यूज़ अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। चलिए, तो 2013 में सबसे पहले आएगा 100, फिर आएगा 125, ठीक है, फिर आएगा 150, फिर आएगा 175, फिर आएगा 200, 225, 225 और फिर आएगा 237.5, ठीक है। इसमें आएगा 66.66, 83.33, 100, फिर आएगा 116.67, फिर आएगा 133.33, फिर आएगा 150, फिर आएगा 158.33। ये आपके इसके आंसर्स हैं, ठीक है। निकाल लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। अब बता लिमिटेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक एग्रीगेट मैथड, अर्थमेटिक नहीं आएगा, एग्रीगेट मैथड। ये कहता है कि यहाँ पर ये जो मैथड है ये सिंपली इन्फ्लुएंस हो जाता है बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइसेस। मतलब जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतनी ज़्यादा उसकी कहेंगे इंडेक्स नंबर की वैल्यू निकल जाएगी। अब जैसे देख सकते हैं इसी क्वेश्चन में आप ऊपर वाले में कि 95 सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू आई आपके इंडेक्स नंबर की, फिर 40 सबसे कम थी, वहाँ पे सबसे कम इंडेक्स नंबर की वैल्यू थी। तो ये कहता है कि हाई प्राइस जो होता है कमोडिटीज़ वो रिसीव करते हैं ग्रेटर वेटेज एज कम्पेयर टू दी लोएस्ट प्राइस कमोडिटीज़। फॉर एग्जाम्पल तो मैंने आपको ऊपर दे दिया, ठीक है। फिर कहता है इक्वल वेट्स होते हैं वो असाइन किए जाते हैं टू एवरी आइटम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंडेक्स। रिलेटिव इंपॉर्टेंस होते हैं वेरियस कमोडिटीज़ की, वो नहीं ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आइटम्स है प्राइस और मिल्क, वो असाइन किया गया इक्वल इंपॉर्टेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस इंपॉर्टेंस। कि हमने मिल्क और पेंसिल या मिल्क और पेंसिल का क्या रिलेशन है भैया, कुछ रिलेशन नहीं है, फिर भी हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दी उनको कि हमने बेस ईयर ले लिया वही सेम, ठीक है। तो प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं देता ये। प्राइसेस होते हैं वेरियस कमोडिटीज़ के, वो कोट नहीं किए जा सकते डिफरेंट यूनिट्स, जैसे कि रुपीज़ पर क्विंटल या रुपीज़ पर लीटर और या रुपीज़ पर मीटर एंड सो। तो इसलिए जो इंडेक्स है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय वेरी मच बाय द यूनिट्स इन विच कम्युनिटीज आर कोटेड एंड अकॉर्डिंगली सम ऑफ द कम्युनिटीज में गेट मोर इंपॉर्टेंस बिकॉज दे आर कोटेड इन अ पर्टिकुलर यूनिट। अब सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की,
इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है कि आपको करना क्या भैया, आपको हर एक वैल्यू का सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालना, मतलब प्राइस एग्रीगेट निकालना है बेसिकली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द करंट ईयर डिवाइडेड बाय बेस ईयर इंटू 100 करके और डिवाइड कर देना आपको आंसर। तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज रिलेटिव मेथड आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे के 2019 और 20 का निकालना है हमें 2011-12 को एज अ बेस ईयर मान के। तो हमने क्या करा, कॉमोडिटीज़ लिखी, प्राइसेस लिखे, प्राइसेस लिखे। अब हमने प्राइस रिलेटिव अलग से निकालना है, मतलब क्या है कि 130 कहाँ से आए इसको देखो, 130 आए भैया मैंने जब मेरा करंट ईयर था 2019 से 20, यानी कि 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में मैंने क्या करा 100 करा, 0 से 0 गया, ये आ गया मेरा 130। ऐसे करके मैंने ये 85 निकाला, 200 निकाला, 175 निकाला, इन सबको प्राइस रिलेटिव निकाल के मैंने इनका ऐड कर दिया, दैट आया मेरा 590। अब सिंपली मैंने देखा 4 कॉमोडिटीज़ थी, 590 डिवाइड बाई 4 किया, मेरा प्राइस इंडेक्स आ गया 147.50। एंड इसको अगर मैं परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि मतलब अगर मैं परसेंटेज में देखूँ कि कितना चेंज आया तो वो आया 47.5% का चेंज आया है, ठीक है, अगर हम कंपेयर करें। क्लियर? तो अब यहाँ पर आगे के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, उसका आंसर आएगा आपका 127 तो आपका इंडेक्स है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो ये 27% से यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हुआ है प्राइस। अभी सर कैसे पता चला आपको 27% से चेंज हुआ है? भैया इंडेक्स नंबर जो है हमें परसेंटेज वैल्यू दे रहा है, मैंने कहा 100 तो हाई, 100 तो अलग हो गया, प्लस में कितना हुआ 27 हुआ ना, कि नॉर्मल प्राइस तो ये चल ही रहा था, ये भी इस साल रहा, लेकिन 27 से बढ़ गया। ऐसे ही यहाँ पर 147.5 था तो 100 तो चल ही रहा था, मेरा राइस कितने से हुआ, प्लस करके मैंने प्लस करा कितना 47.5, तो ये 47.5% आया। इस वे में परसेंटेज निकालना आपको, ठीक है ना। चलिए आगे चल जाता है वेटेड इंडेक्स प्राइस मैथड्स। वेटेड इंडेक्स प्राइस मैथड में क्या कहता है, इसमें कहता है कि यहाँ पर हम वेट्स को लेते हैं, मतलब क्या, यहाँ पे एग्जांपल देखो, सिंपली देखो, वैसे तो वेटेड एग्रीगेट के अंदर ना ये मैथड आते हैं, लैस्पियर, पास्चे, फिशर्स, मेनली आपके सिलेबस में ये 3 है। और कौन सा आता है, डॉर्बिन और बोले मैथड आता है, मार्शल एडवर्थ मैथड आता है, वॉल्श मैथड आता है, केलीज मैथड आता है। और इवनली मैं आपको बता दूँ, अभी तो आप ये 3 मैथड्स पढ़ रहे हो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आप इकोनॉमिक्स में लेते हो तो आपको ये सारे मैथड्स पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ से डर मत जाना कि इकोनॉमिक्स नहीं लेनी, क्लियर। चलिए सबसे पहले आता है लैस्पियर मैथड। लैस्पियर मैथड क्या कहता है, ये कहता है कि मिस्टर लैस्पियर थे, यस इट इज़ अ स्टैटिस्टिशियन, ही इज़ अ स्टैटिस्टिशियन, जिन्होंने 1871 के अंदर एक वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स दिया जिसमें वेट्स जो है वो रिप्रेजेंट किए गए बाय द क्वांटिटीज ऑफ द कमोडिटीज इन द बेस ईयर, ठीक है। अरे ये क्या हो गया, ओके एवरीबॉडी, देयर इज सम ग्लिच इन द सिस्टम, दैट्स व्हाई द वीडियो गॉन। चलिए वापस से आते हैं, देयर विल बी सम इश्यूज, टेक्निकल ग्लिचेस हो गए थे तो वही सॉर्ट करने में टाइम लग गया। चलिए तो भैया लैस्पियर मैथड आपको बता रहे थे हमने कहा यहाँ पर ये 1871 में दिया था इन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा था कि वेट जो है वो डिफरेंटली देखे जाते हैं, मतलब हम यहाँ पर अब तक प्राइसेस को ले रहे थे खाली, लेकिन अब हमें क्वांटिटीज़ को भी लेना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आया, जैसे हमने देखो मेरी बात को समझो यहाँ पर, ठीक है। हमने सिंपल एग्रीगेट में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 पढ़ा। यहाँ पर सेम कर दो, बस Q0 ले लो, क्योंकि हमें बेस ईयर लेके चलना है, तो इन्होंने कहा बेस ईयर लेके चलते हैं भैया, तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर हमने यहाँ पर लिया, ठीक है। तो P01 कितना आया हमारा, इसके इक्वल और इंटू में 100 तो था ही, क्लियर है। तो अब कैसे करना है इसको बताऊंगा, लेकिन आगे आता है पास्चे मैथड। जर्मन स्टैटिस्टिशियन थे पास्चे, 1847 के अंदर इन्होंने दिया, और 18 सबसे पहले हमें किसने दिया, सबसे पहले हमने पास्चे ने दिया, ठीक है, और फिर उन्होंने दिया लैस्पियर ने, फिर हमें फिशर्स का मैथड आया, ठीक है, जिनको हम इरविंग फिशर के नाम से जाते हैं। प्रोफेसर इरविंग फिशर ने ना बहुत कुछ दिया, इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आपको सब थ्योरीज दिया है, और यहाँ पे भी स्टैट्स पे भी दिया है। तो इरविंग फिशर इज़ अ ग्रेट स्टैटिस्टिशियन और यू कैन से इकोनॉमिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास्चे की बात करें तो पास्चे में अब क्या करना है, देखो जैसे मैंने बताया पास्चे ने क्या कहा, हम बेस ईयर को क्यों लेके चल रहे हैं, हम गिवन ईयर लेके चलेंगे क्योंकि हम करंट ईयर का निकाल रहे हैं।
तो समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 तो तुम कर ही रहे थे। अब यहाँ पर क्या कर देना है, Q0 की जगह Q1 और Q1 ले लेना इनटू में 100। तो ये आ गया P01 प्राइस इंडेक्स ऑफ दी करंट ईयर अकॉर्डिंग टू द बेस ईयर। फिशर्स ने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, इसलिए हम कहते हैं फिशर्स का जो मेथड है वो क्या आइडियल इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि जो P01 है वो हमारा अंडर रूट है किस चीज़ का, जब हम समीशन कर देंगे किसका, आपके लास्ट पीरियड का, यानी समीशन समीशन P1 Q0 डिवाइडेड बाय में समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू में समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q1 इनटू में 100। क्लियर है ये बात? तो ये क्या आ जाएगा आपका फिशर्स का मेथड आ गया। अब आइडियल क्यों बनेगा, क्योंकि ये वेट वेरिएबल वेट्स के ऊपर बेस्ड है, दोनों चीज़ों को कंसिडर करता है, प्राइस ऑफ बोथ बेस ईयर और भी करंट ईयर दोनों का लेता है। इट इज़ बेस्ड ऑन जियोमेट्रिक मीन यानी GM के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि बेस्ट मीन बताया जाता है फॉर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर। फिशर जो है वो दोनों टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, दैट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट के होते हैं, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के होते हैं, वो आपके सिलेबस में है नहीं, तो हम क्यों ही करें, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कि आपको लास्ट ईयर पास्ट ईयर तीनों मेथड से मैं करके दिखा दूँ, फिर आपको बाकी के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने, उनका आंसर्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस ईयर दे दिया, करंट ईयर, दोनों के आपको प्राइस और क्वांटिटी गिवन होएगा। आपको करना क्या, सिंपली कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला याद करना। आपने फॉर्मूला में पढ़ा, यहाँ पे हम पहले क्या निकाल रहे हैं, P1 Q0 निकाल रहे हैं, फिर नीचे P0 Q0 निकाल रहे हैं, यहाँ पर P1 Q1 निकाल रहे हैं और यहाँ पे P0 Q1 निकाल रहे हैं। ये चार चीज़ें हमें फॉर्मूला में पुट करनी है और यही चार चीज़ें हमें निकालनी है। सिंपल, हमें क्वेश्चन दे रखा है, P0 दे दिया, Q0 दे दिया, मल्टीप्लाई करा, 20 को 8 से 160 आया, 50 को 10 से 500 आया, ऐसे करके आया और टोटल मेरा आ गया ये। ऐसे करके मैंने हर एक की वैल्यू को निकाल लेना है। सिंपल, कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है। करना है समीशन ऑफ इनका टोटल कर देना, इन सबको ऐड करके, ठीक है, सबकी वैल्यूज आ जाएगी और फिर फॉर्मूले में आपको पुट करना है। लास्ट ईयर में हमने समीशन P1 Q0 चाहिए, तो P1 Q0 कहाँ है, P1 Q0 ये रहा 2070 पुट करा। फिर P0 Q1 चाहिए, P0 Q1 ये रहा, सॉरी P0 Q0 चाहिए ना यहाँ पे, तो 1660 आया, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे ही पास्ट में पुट करा, यहाँ पे Q1 चाहिए था, पुट करा, आ गया आंसर। रूट निकालना है, रूट निकालना आपको देखना पड़ेगा, रूट निकालना है, ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। क्लियर? अब भैया सर हमें रूट निकालना नहीं आता, रूट कैसे निकालें? चलिए, तो अब सर हमें तो रूट निकालना नहीं आता, रूट कैसे निकालते हैं सर, आप बता दीजिए। रूट कैसे निकालते हैं, इधर देखिए, जैसे अभी मेरे को रूट निकालना है इसका, ठीक है, तो 1.51835 है, ठीक है। तो मैं इसका डेसिमल हटा के नॉर्मली लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे 151835, ठीक है। इसका मेरे को निकालना है। पहले क्या करते हैं हम, पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग कर दी भैया। अब यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करिए, 4 4 69 का नहीं कर सकता, 3 3 9 में लिख सकता हूँ, 3 3 9 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ये सर आप लिख सकते हैं। चलिए 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ओके बच्चा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हमने ये करा, लेकिन हमने पेयरिंग तो भैया गलत कर दी। पेयरिंग गलत कैसे कर दी सर? मैं चला गया आपको नॉर्मल डिवीज़न पे, अभी हमने पॉइंट वाला कर रहे हैं, तो सिंपल करना क्या आपको, पॉइंट वाले में सिंपल देखिए भैया, यहाँ पे हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? हमने नॉर्मली क्या करना है, देखो ये है हमारा रूट 1.51835 है, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैंने लिख दिया भैया, रूट में 151,835 अपॉन में कितनी जीरो है मेरी, ये 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है, ये क्लियर है। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या था हमारा, ये 2 का पेयर है, ये 2 का पेयर है, लेकिन इसका नहीं है, तो इसका लिए हमने एक 0 पुट कर देना है। तो अब हमें इसका निकालना पड़ेगा, मतलब 151,835 का नहीं, 8350 का निकालना है। तो अब हम करते हैं, तो देखो इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, इसका क्या हुआ 1। तो 1 का अगर हम करेंगे तो ये आया 1, यहाँ पे तो 0 बचा, यहाँ पे कितना आया 51,
ठीक है। फिर आप देखो अब क्या करना है, 1 + 1 कितना आएगा 2। अब 2 को, अरे भैया एक तो हमारा कैमरा भी ना ढंग से नहीं काम करता आजकल, तो 2 एक ऐसा नंबर यहाँ पर आपको पुट करना है इन दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, कि आपका इससे वैल्यू कम आए, 51 से कम आए। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैं 2 को पुट करता हूँ तो 2 2 4, 2 2 4, 44 आया। 3 पुट करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 3 3 9, 3 2 6, 69 आएगा, है ना। तो मेरे लिए 2 करेक्ट रहेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा, 2 करा। यहाँ कितना आया, 44 आया। अब 51 में से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 44, तो वो कितना आ जाएगा 7, ऊपर से 8 3 उतारोगे, ठीक है। अब क्या करो, 12 का डबल करो। क्या करोगे, 12 का यहाँ पे हमने क्या करा, 2 करा। अब आपका 24 आया, 24, ओके एक मिनट, ओके 24 आया आपका। कैसे, 12 को डबल किया, अब आपने क्या करा, 12 को डबल किया, 24 आया। 2 4 3 से 3 मल्टीप्लाई करा, मैंने कितना आया, ये 9, यह आया मेरा 2, यह आया मेरा और वो 1 यहाँ पे था हमारा, तो 729, ठीक है। लेकिन अगर मैं 244 लूँ, इंटू में 4 करूँ, तो वो मेरा आएगा 976, तो वो मेरे लिए सही नहीं रहेगा, तो मेरे लिए ये सही रहेगा। तो मैंने 3 पुट करा यहाँ पे, तो वो मेरा कितना आया, 729 आया। अब 783 में से 729 को मैंने सब्ट्रैक्ट करा, कितना आया मेरा, वो 54 आया। 54 आया। अब ऊपर से मैंने क्या निकला, 50 निकला। अब 123 का डबल करो, कितना आएगा, 246। क्या आएगा, 246। मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 4 6 2 12, 1 4 2 8 1 9 2 4 4 9 2 4 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 264 सॉरी, अरे भैया मैं लेता हूँ 2 4 6 3 9 1, क्या आया, ये तो बड़ा आ गया, लेकिन मेरे लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। अच्छा अब मेरा यहाँ पे डेसिमल वाला शुरू हुआ भैया, तो डेसिमल को मारो, बोलिए हमने डेसिमल तो लिया ही नहीं, चलो छोड़ो। तो यहाँ पर हमारा क्या आया, 2 आया। कितना आया, 4924, तो 5450 माइनस 4924, कितना आ गया मेरा यहाँ पे रिमाइंडर, 526, ठीक है, 526 आया। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये आ गया, क्लियर है। अब हम एक डिजिट और लेंगे, तो हमने यहाँ पर 0 0 पुट कर दिया, और ठीक है, चलिए 0 0 डी खाली 0 पुट करो। यहाँ पर क्या आया, हमें 2 0 पुट करने पड़ेंगे, ठीक है, 2 0 लेंगे और, क्योंकि हमें डबल पेयरिंग में चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमने इसका डबल करोगे, कितना आएगा, 1 2 3 2 का 1 2 3 2 इंटू में 2, कितना आया, 2 4 6 4, 2 पुट करा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करो, मतलब 2 4 6 4 2 इंटू में 2, यह है आपका 49284, ठीक है। यहीं तक चलेंगे, 2 डेसिमल तक आ गया, 123.12322 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें 10,000 है, 10,000 किसका स्क्वायर होता है, 100 का होता है, ठीक है ना, 100 का होता है ना 10,000। अच्छा 1 लाख था हमारा, सॉरी 1 लाख था ना, 3 4 5 और एक आया 6, क्योंकि हमने आगे 0 भी तो लगाया ना, तो 6 हो गया हमारा। तो मतलब 1000 का मैं कह सकता हूँ, सॉरी कितने का स्क्वायर, रुको एक बार ना, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 1000 आएगा, 500 साइज 6 हो गया ना, हाँ तो ठीक तो है। 1000 इंटू 1000 करोगे, कितना आएगा, इतना ही तो आएगा ना, 10 लाख आ जाएगा आपका, सॉरी 10 करोड़ आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे मैं 1000 लिख सकता हूँ। तो मतलब बेसिकली मेरा आंसर ऊपर कितना आया, 12322 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू में 100, 2 0 से मेरी 2 0 गई, ठीक है।
मैं इसको आगे नहीं निकाल रहा, ठीक है, ये वाला मत करो, ठीक है, ये प्रोसीजर आगे मत करो, क्लियर है। सिंपल यहाँ पर ये लेके चलो, 1 0 आपने लगा दिया ना, ये 0 0 आगे मत करो, यहीं तक लेके चलना है आपको। फिर यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया यहाँ पर, सॉरी 123 के बाद, तो ये आपका आंसर आ गया 123.22। इन्होंने कैलकुलेटर से निकाल रखा है इसलिए इतना बड़ा आया है, क्लियर है। वरना आपको जैसे मैंने बताया वैसे आपको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल के रखना है, ठीक है। देन अब आपके लिए ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। पेपर में आपको रूट निकालना आना चाहिए, तो रूट निकालना सीख लो भैया, ठीक है। इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस सिंपली आपको फॉलो करना है कि आपका जो नंबर है, मैंने पॉइंट वाला कराया ये शुक्र मनाओ, मैंने नॉर्मली नहीं कराया। नॉर्मली तो बिल्कुल सिंपल सोबर है, जैसे कि मैंने कहा 2 4 5 का निकाल के दिखाओ, तो इन दोनों का एक इसका हुआ, तो ये किस पे जाएगा, पहले 1 पे जाएगा, तो 1 1 सा 1 बचा, 45 आया, 1 का डबल करो 2, इसका डबल करना है आपको ये वाली जगह का, ठीक है। 2 आया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई करा 2 5 से, एक बार 5 के लिए कर रहे हैं, तो 5 5 से 25, 2 5 2 125 आया, ठीक है। 6 से करा, 6 6 से 36, 3 6 12 और 3 15, बड़ा आ गया, तो यानी कि 5 पे जाएगा 15, तो यार 125 20 आया। अब क्या करना है, यहाँ पॉइंट लगा लो, तो फिर पॉइंट्स में आ जाएगा वो आपका आंसर, 0 लोगे यहाँ पे 0, 15 का डबल 30, फिर ऐसे करके आपको करना है वो, क्लियर है, ये बात ऐसे करनी है। अब यहाँ पर आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है, 3 क्वेश्चंस है, तीनों का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ लेस्पियर मेथड और तीरो मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7, राइट, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले है लेस्पियर। लेस्पियर से आपका आंसर आएगा 118.965, ठीक है। फिर आएगा 119. इतने में तो मैं भूल ही जाता हूँ क्या लिखा हुआ था उधर, 79, ठीक है। और लेस्पियर से आएगा आपका, सॉरी फिशर से आएगा 119.37, 119.37, ठीक है। 8th क्वेश्चन में आपका लेस्पियर से आएगा 140.42, पास्चे से आएगा 139.70, फिशर से आएगा आपका 140.05, ठीक है। और आगे वाले में 9th में आपको खाली फिशर्स निकालना है, तो फिशर्स का आ रहा है यहाँ पे 139.74, ठीक है, ऐसे करना है, क्लियर है ये बात। आगे चलते हैं वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जो कि आपकी लास्ट मेथड है यहाँ का। सिंपल है करना है आपको, यहाँ पे वेट्स गिवन है, प्राइसेस गिवन है। जैसे हमने करा था क्या, आपको हमने सिंपल वेटेड मेथड किया था, राइट, उसमें हमने सिंपली समीशन ऑफ P1 अपॉन में समीशन ऑफ P0 करा था, इनटू में 100 किया था। अब यहाँ पे अगर वेटेड की बात कर रहे हैं, वेटेड एवरेज है, तो यहाँ पे हमें वेट्स गिवन होंगे, तो हमें वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको प्राइस गिवन है, ठीक है, सबसे पहले आपको वैल्यू वेट निकालनी पड़ेगी। वैल्यू वेट कैसे निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर जो आपका प्राइस गिवन है, मतलब P0 गिवन है, और ये वेट जो आपका वो क्या है, Q0 है, बेस ईयर का, ठीक है। तो P0 Q0 निकालो, तो वो आ गया आपका समीशन ऑफ W। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इज योर समीशन ऑफ RW अपॉन में समीशन ऑफ W। समीशन ऑफ W कैसे आएगा, जब आप प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी, समीशन ऑफ W कितना आया, 1726 आया, ठीक है। फिर P1 अपॉन में P0 करा, इनटू में 100, रिलेटिव निकालो, प्राइस रिलेटिव निकालना, प्राइस रिलेटिव आया। फिर RW कैसे निकलेगा, R यानी प्राइस रिलेटिव, W यानी वेट्स, मतलब जब आप इस 160 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज आएंगी, उन सबको ऐड करना, समीशन ऑफ RW आएगा, फॉर्मूला में पुट करना, आंसर आ गया 156.77, यानी कि 56.77% से क्या हुआ, प्राइसेस बढ़े हैं। और यही अगर ये 100 से नीचे, पहली बार तो 100 से नीचे आएगा नहीं, अगर आ भी जाता है बाई चांस तुम्हारा आंसर गलती से भी आ जाता है, तो मतलब वो डिक्रीज दिखा रहा है, ठीक है। अब आता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्सेस भी कहते हैं। अब हमें इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइस देखना है ऑन द लिविंग ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी पे, तो हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ प्राइस इंडेक्स की नीड पड़ेगी, जो कि होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी बोलते हैं।
अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, इंडेक्स नंबर होता है जो मेजर करता है एवरेज चेंज इन प्राइसेस पेड बाय द स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंज्यूमर्स फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय देम इन द करंट ईयर इन कंपैरिजन टू द बेस ईयर। ठीक है, अब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडिया में वो मेनली कंस्ट्रक्ट किया जाता है इन ग्रुप्स के अंदर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज़ जिसको हम यूएनईमी कहते हैं, और एग्रीकल्चर लेबरर्स जिसको हम एएल कहते हैं। अब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं? देखो फॉर्मूला ना ऑलमोस्ट आपको पुराने वाला ही रहेगा, बाकी ये आप खुद पढ़ सकते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए क्या करना है। ये स्टेप्स दे रखे हैं बेसिकली। ठीक है, स्टेप्स में कुछ नहीं बता रहा, मैं सीधा मेथड पे आ रहा हूँ। मेथड पे आपके दो आते हैं, पहला आता है आपका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और दूसरा आता है फैमिली बजट मेथड। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड इज द सेम एज योर लास्ट ईयर। जैसे आपने लास्ट ईयर मेथड करा है जिसमें आपने समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 इनटू में 100 किया, वही आपका क्या है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है। और फैमिली बजट में आपका क्या आ जाता है? फैमिली बजट में आपका वेटेड एग्रीगेट मेथड आ जाता है जिसमें आपने क्या कहा समीशन ऑफ RW अपॉन में समीशन ऑफ W। यहाँ पर ये सिंपल क्वेश्चन है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का जिसमें आपने एग्रीगेट निकाला। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड मतलब सेकंड मेथड जिसमें आपने वेट्स दे रखे आपको। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ Q 2011 यानी बेस ईयर की दे रखी है। सिंपल वैसे सॉल्व करोगे यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है? 12th क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए जिसमें आपको दोनों मेथड से निकाल के दिखाना और दोनों मेथड के एक एक क्वेश्चन तो मैंने आपको वैसे भी कराई दिया अगर देखिए सिंपल वाले के उसके वेटेड एग्रीगेट में। सो चलिए एक बार मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के 12th क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। ट्वेल्थ का आंसर आपका आएगा 142.13 142.13 विद द फैमिली बजट। ठीक है, और उससे भी सेम आएगा, दोनों से आपका आंसर जो है वो क्या आएगा सेम आएगा 142.13। कोई से भी निकाल लो, दोनों का आंसर क्या निकल के आएगा सेम निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस की सीपीआई की और कॉस्ट लिविंग इंडेक्स की। पहले फॉर्मुलेशन ऑफ प्राइस पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है। वेज एडजस्टमेंट होता है जिसके मतलब बेसिकली यहाँ पर जो वेट्स होते हैं वेजेस होते हैं जो लेबरर्स के उनको एडजस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, रियल वैल्यू को निकालने में हेल्प करता है, मार्केट का एनालिसिस करने में हेल्प करता है। नेशनल इनकम डिफरेटर मतलब क्या है कि ये जो इंडेक्स है सीपीआई वो यूज़ किया जाता है नेशनल इनकम के डिफरेटर्स के रूप में अकॉर्डिंगली, ताकि हम यहाँ पता कर सकें कि कितना चेंज आ रहा है नेशनल इनकम के अंदर जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं। अब नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वो आप क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका निकल के आता है। ठीक है, फिर आए डिफिकल्टीज क्या आती है? स्टैंडर्ड लिविंग जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसके अंदर डिफिकल्टीज आ जाती है, प्राइसेस में डिफरेंसेस आते हैं, प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर में डिफरेंसेस आते हैं, तो ये सब कुछ आता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कैलकुलेशन ऑफ रियल वेजेस। रियल वेजेस हम कैसे निकाल सकते हैं? अब ये कह रहा है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। ये देखो एक ही क्वेश्चन है, एक ही समझ लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम ही आता है। अगर आ भी जाए तो आपको ऐसे निकाल के दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे कहता है ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो 110 से 200 हो गया और जो डेली वेजेस है वर्कर्स के वो भी बढ़ के 80 से 125। Has the worker gained and if so by how much in rural terms? वो कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ा 110 से 200। ठीक है, और इसी के कारण कह रहे हैं कि और इसी के साथ कह रहे हैं कि डेली वेजेस जो वो भी बढ़े 80 से 125। क्या वर्कर ने गेन किया या वो उतना ही रहा जितना उसको पहले चेंज मिल रहा था उतना ही रहा या वो चेंज हुआ? तो इसको बताओ रूरल टर्म्स में। हमने कहा कि इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, मान लिया हमने 80 से क्या हुआ हमारा यहाँ पर अब सॉल्यूशन देखो। विद इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फ्रॉम 100 to 200 द डेली वेजेस ऑफ वर्कर शुड बी इंक्रीज टू 80 to 125 हुआ है। ठीक है, तो हमने कैलकुलेट करा इसको कैसे? हमने कहा 80 था पहले और अब कितना हुआ है? कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइस इंडेक्स 200 हुआ है, डिवाइडेड बाई 100 110 करेंगे कि इतने से हुआ। मतलब बेसिकली हमने डेली वेजेस ऑफ पहले वाला लिया और हमारा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स था हमने वो लिया, तो उससे हमने कैलकुलेट करा हमारा ₹145.45 आया। अब कहते हैं हाउएवर डेली वेजेस जो है वो गोन हुए सिर्फ 125 तक, इसलिए वर्कर ने गेन नहीं करा। इनफैक्ट जो रियल वेजेस थे वो नीचे गए हैं क्योंकि उसके 125 रुपये तक हुआ था। ठीक है ना, 125 रुपये तक हुआ था, लेकिन हमारा क्या निकल गया? 145.45 निकल गया। तो उससे पता चला कि वो नीचे गया है। जो रियल वेजेस है वर्कर के
वो अब कितने हैं हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा अब 125 है और इनटू में 110 अपॉन डिवाइडेड बाई 200 करेंगे तो हमें पता चला 68.75 आया। तो मतलब हमने कहा पहले 80 रुपये जो हाँ उसको मिल रहे थे, वहाँ से अब क्या मिल रहे हैं उसको 68.75 का लॉस हो रहा है एक तरह से, एज कम्पेयर टू ₹80 बिफोर द प्राइस राइज। ठीक है, चलिए फिर आता है आपका टॉपिक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या कहते हैं, ये बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम पे। जो इंडेक्स नंबर होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो क्या करता है, वो मेजर करते हैं चेंजेस इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंपेयरिंग मैनी इंडस्ट्रीज। बेसिकली इंडस्ट्री की प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जनरली जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाता है ये वाली इंडस्ट्रीज़ का, माइनिंग, मेटलर्जिकल, मैकेनिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, सब्जेक्ट टू एक्साइज ड्यूटीज, मिसलेनियस, ये सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इंक्लूड करता है। सिंपल फॉर्मूला इसका क्या निकल करते हैं, इसका फॉर्मूला है आपका समीशन ऑफ, क्या करना है आपको, पहले आपको, अब देखो हम पहले P1 अपॉन P0 कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे इंडस्ट्री की बात चल रही है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की बात चल रही है, बेसिकली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, यानी Q0 क्वांटिटी लेंगे, तो मतलब P1 P0 की जगह हम Q1 Q0 लेंगे और उसका रिलेटिव प्राइस निकाल लेंगे, फिर उसको हम वेट से मल्टीप्लाई करेंगे और समीशन ऑफ W से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंज्यूमर क्या चाहता है, प्राइस से रिलेटेड था तो प्राइस लिया, अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो हम क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है, आपको अब यहाँ पर P0 Q0 ना निकाल के आपको क्या निकालना है, Q1 Q0 निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या करा, वेट है हमारा यहाँ पे Q1 अपॉन में Q0 का, ठीक है, इंटू में 100 रिलेटिव निकाला हमने, फिर उसको हमने वेट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये जो वेट गिवन था इनको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आया हमारा, वैल्यूज आई पुट करी 160.20 यानी 60.20 से यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज हुआ है। अब आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। मैंने बताया था होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या करते हैं, मेजर करता है रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज के, जो कि ट्रेड किया जाता है होलसेल मार्केट के अंदर। इंडिया के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, बेसिकली जो प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं जिसमें 98 कमोडिटीज आती है, जैसे कि राइस, फ्रूट, पल्सेस, वेजिटेबल्स, और नॉन फूड आर्टिकल्स आते हैं जैसे कॉटन, जूट, मेटल्स, ये सब, इनको 22.02 की वेटेज दी जाती है, परसेंटेज में है ये। ठीक है, सारा का सारा जो भी है। फिर आता है कमोडिटी, फ्यूल, पावर, लाइट एंड ल्यूब्रिकेंट्स, ये इनमें 19 आइटम्स आते हैं, जिसमें आता है कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, LPG वगैरह, इनको 14.23% दी जाती है वेटेज। मैन्युफैक्चरिंग में आता है टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, मशीनरी, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, लेदर और बहुत सारी चीज़ें, 318 आइटम्स हैं इनमें, तो उनको 63.75 दी जाती है। सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटी ग्रुप को दी जाती है। यूजेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है, रियल चेंजेस होते हैं एग्रीगेट्स के अंदर उनको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, कॉस्ट वैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स में भी हेल्प करता है, इन्फ्लेशन को बचाने के लिए भी ये हमारी हेल्प करता है। ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आया इन्फ्लेशन एंड इंडेक्स नंबर। इन्फ्लेशन जो होता है वो क्या किया जाता है कि जब यहाँ पर जनरल प्राइस लेवल के अंदर एक इंक्रीज आता है, वो भी सस्टेन्ड इंक्रीज, क्या कहा, इन्फ्लेशन क्या है, एक इंक्रीज है, वो भी सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल, मतलब एकदम से जो इंक्रीज आ जाता है किसी भी प्राइस ऑफ द प्राइस के अंदर ऑफ द गुड एंड द कमोडिटी, यू कैन से। ठीक है, अगर एक स्मॉल राइज आता है और इरेगुलर प्राइस जो है वो, उसको हम इन्फ्लेशन नहीं कहते, यहाँ पर परसिस्टेंट और एप्लीकेबल राइज होना चाहिए, जिसको हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। अब जो WPI होता है वो मोस्टली वाइज यूज प्राइस इंडेक्स है एज अ इंडिकेटर ऑफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये एक जनरल इंडेक्स है जो कैप्चर करता है प्राइस मूवमेंट को एक कंप्रिहेंसिव वे के अंदर, इंडिकेट करता है कि कितनी मूवमेंट हो रही है प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज के अंदर, जो कि ट्रेड किए जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन की जा रही है जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की इन द इकोनॉमी। तो हमने कहा WPI जो है वो अवेलेबल होता है, हमें निकालना पड़ता है वीकली बेसिस पे, क्योंकि और इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है यू कैन से, जिसमें हम सबसे ज़्यादा टाइम ले सकते हैं इसका WPI निकालने का, वो होता है 2 वीक्स का। मिनिमम हमें 1 वीक का निकालना पड़ता है, हर वीक में निकालना पड़ता है, लेकिन हम 2 वीक तक इसको ले सकते हैं कि हम 2 वीक का इकट्ठे निकाल लें। ड्यू टू ऑल दीज एट्रीब्यूट्स WPI जो है वो मोस्टली क्या है, कॉमनली एक्सेप्टेड मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है। और लास्ट टॉपिक आता है डज नॉट इम्प्लाई फॉल इन द प्राइस लेवल। इन्फ्लेशन जो होता है वो मेजर किया जाता है ये देखने के लिए कि कितना परसेंटेज चेंज आया, जैसे कि 100 था 2011 में और 115 हो गया 2012 में, तो यानी 15% यहाँ पे क्या है, चेंज आया। अब यहाँ पर कहता है कि जब प्राइसेस हमारे बढ़ जाते हैं किसी भी ईयर में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक सेम रेट पे या सेम पेस पे बढ़ रहे होंगे विद इन द गिवन ईयर। तो रिलेटिव चेंज होता है वो प्राइस इंडेक्स से हमें पता चलता है फ्रॉम द वीक टू वीक मेजर, ताकि हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन को देख सके। और विद इन द ईयर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, फिर हमें उससे वो पता चलता है। ये इंप्लाई करता है यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है इन्फ्लेशन के बीच में, इन द स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन विल नॉट फॉल इन द प्राइस लेवल। बेसिकली यहाँ पर बात ये है कि
इन्फ्लेशन यहाँ पे ना दो टर्म्स होती है, मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लेशन होता है और एक होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन तो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, सडन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज। और डिफ्लेशन होता है सडन डिक्रीज, सस्टेन्ड डिक्रीज इन द प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज या गुड्स और द कमोडिटीज। ठीक है, तो ये सब चीज़ कौन बताता है? हमें डिफ्लेशन बताता है। और यही चीज़ यहाँ पर हमें डिफ्लेशन की वजह से कोई बात नहीं करेगी, यहाँ पे सिंपली इन्फ्लेशन की बात कर रखी है कि वो सिर्फ हमें प्राइस का बढ़ना दिखाता है और कुछ नहीं दिखाता है। दैट्स द मेन फैक्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और यहीं पे आपका चैप्टर ही होता है खत्म। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से ऑफ द स्टैटिस्टिक्स विच विल बी इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स। यस सर, आपको पहले वो कराना चाहिए था, नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरे को कैसे कराना है। आपके स्कूल्स के अकॉर्डिंग मेरे को भी देखना पड़ेगा कि किस स्कूल में क्या हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने जो ये टॉपिक उठाया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपको ये लाइव स्ट्रीम अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर जो सब्सक्राइब कर लीजिए। और रोज़ आपको मिल ही रही है लाइव स्ट्रीम्स, कभी ना कभी 11th की मिल रही है, कभी कभी 12th की मिल रही है, क्योंकि मेरे को दोनों का सिलेबस कवर कराना है, तो मेरे को दोनों की लाइव स्ट्रीम इकट्ठी चलानी पड़ रही है। और अल्टरनेटिव डेज पे मैं ये जो है चला रहा हूँ। ठीक है ना, तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।